आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप नीचे लिखे इन सारे क्वेश्चंस के जवाब खुद समझ भी पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फ्लिपकार्ट में लोड बैलेंसर क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इंडेक्सिंग का रियल लाइफ उदाहरण क्या है, साथ ही प्रॉक्सी सर्वर कैसे सिक्योरिटी बढ़ाता है, इसके अलावा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़र के नज़दीक डेटा को स्टोर करती है और साथ ही प्रॉक्सी सर्वर से हमें क्या लाभ मिलता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो लास्ट में एक क्विज़ होगा जिसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो को ठीक से देखा तो आप इन सारे सवालों के जवाब आखिरी में जो क्विज़ होगा उसमें खुद से भी आप दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सारे सवालों के जवाब आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आज के इस टॉपिक के नोट्स का, उस नोट्स से पढ़ के भी आप इन सारे सवालों के जवाबों को समझ सकते हैं। ये वो नोट्स है जिसको पढ़ के आप इन सारे सवालों के जवाब समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस नोट्स से भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वापस आ सकते हैं इस वीडियो में और कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी डाउट होंगे वो होपफुली क्लियर हो जाएंगे आपके इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेब टेक्नोलॉजी सीखने की सीरीज़ का ये 11वां वीडियो है जिसमें हम उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझेंगे जो कि हमारे इंटरनेट को या वेब को सुपर फास्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फास्ट और स्केलेबल डेटा एक्सेस का मतलब क्या होता है। तो फास्ट और स्केलेबल डेटा एक्सेस का मतलब होता है, फास्ट मतलब कि डेटा कम समय में यूज़र तक पहुँचे। ठीक है, जब हम फास्ट डेटा एक्सेस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट जो है वो सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्लाइंट जो है वो चाहेगा कि डेटा जो है सर्वर से बहुत फास्ट, बहुत जल्दी क्लाइंट के कंप्यूटर में आ जाए। तो फास्ट डेटा एक्सेस मतलब कि सर्वर से हम डेटा को फास्ट या जल्दी तरीके से हम एक्सेस कर सकें। साथ ही स्केलेबल मतलब क्या होता है कि 100 यूज़र हो या 1 करोड़, सिस्टम स्मूथली या बिना रुके चले। तो क्या होता है कि मतलब हमें एक ऐसा नेटवर्क चाहिए, हमें एक ऐसा इंटरनेट या हमें एक ऐसा वेब चाहिए जिसका एक्सेस फास्ट और स्केलेबल हो। फास्ट मतलब कि डेटा जल्दी से क्लाइंट के सिस्टम में पहुंचे और स्केलेबल मतलब कि चाहे 100 यूज़र उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हों और चाहे 1 करोड़ यूज़र उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हों, वो सर्वर जो है सभी को आराम से सर्व कर सके। ठीक है, बिना रुके जो है सर्व कर सके, चाहे रिक्वेस्ट कितनी भी ज़्यादा हो जाए, मतलब स्केल अप भी हो जाए तो भी सर्वर को कोई दिक्कत ना हो और यूज़र्स कम हो, स्केल डाउन हो जाए तो भी सर्वर को कोई दिक्कत ना हो। तो फास्ट और स्केलेबल डेटा एक्सेस का मतलब ये होता है कि हमें सर्वर से डेटा को एक्सेस करना है, वो डेटा एक्सेस फास्ट होना चाहिए, मतलब जल्दी क्लाइंट के पास डेटा पहुंच जाए, और स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब कि चाहे 1 यूज़र एक्सेस करे, चाहे 100 यूज़र एक्सेस करें और चाहे 1 करोड़ यूज़र एक्सेस करें सर्वर को, सर्वर का जो सर्विंग स्पीड होनी चाहिए वो कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल है इसका, जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज होता है, कई बार फ्लिपकार्ट जो है बिग बिलियन डेज चलाता है। उसमें क्या होता है कि लाखों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, सर्च करते हैं, ऑर्डर करते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट की सर्विस में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो आप नॉर्मल डेज में फ्लिपकार्ट को एक्सेस करिए, चाहे तो बिग बिलियन डेज में आप फ्लिपकार्ट को एक्सेस करिए, जो डेटा का एक्सेस होगा तो आप उनकी वेबसाइट विजिट करिए, ऐप विजिट करिए, आपको कभी डिले महसूस नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि इतने सारे लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो उनके सर्वर में कोई डिले है। तो ये फास्ट और स्केलेबल डेटा एक्सेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्लो डेटा यूज़र खो देना, मतलब अगर कोई सर्वर ऐसा है जिसमें जो डेटा है वो स्लो हमारे सिस्टम में लोड हो रहा है, तो इसका मतलब कि यूज़र जो है दोबारा उस सर्वर में नहीं जाएगा, उस वेबसाइट को दोबारा एक्सेस नहीं करेगा। तो इसलिए अगर स्लो डेटा है तो इसका मतलब हमने अपना यूज़र खो दिया है। तो जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि आपका जो डेटा है, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, वो डेटा जल्दी से क्लाइंट तक पहुंच जाए और आपका जो सर्वर हो वो स्केलेबल हो, कि अगर 1 यूज़र एक्सेस करे चाहे 1 करोड़ यूज़र एक्सेस करे, आपका जो सर्वर है वो सबको स्मूथली जो है वो सर्व कर सके। उसके बाद मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि अब हमें फास्ट और स्केलेबल डेटा एक्सेस करना है, तो इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो वेब है
वो क्लाइंट्स को बहुत आसानी से सर्व कर सके। ठीक है, तो कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब वो कंपोनेंट्स जो कि हमारे वेब को सुपर फास्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है, ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी है कैश। तो अगर हम कैश का उपयोग करेंगे तो जो डेटा एक्सेस है वो फास्ट हो सकता है। तो कैश क्या है कि कैश एक ऐसा स्टोरेज होता है जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। तो क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा किसी वेब पेज की सर्वर से, तो क्या होगा कि वो वेब पेज पहले ढूंढा जाएगा कैश में। ठीक है, कैश मेमोरी या कैश का जो सर्वर होता है वो कई जगह हो सकता है। जैसे जो क्लाइंट है उसके ब्राउज़र में हो सकता है। ठीक है, आईएसपी में हो सकता है ये कैशिंग सर्वर। आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, तो उनके पास ये कैशिंग सर्वर हो सकता है। और एक होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, है ना, वहाँ पे भी ये कैशिंग सर्वर हो सकता है। तो क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करता है किसी वेब पेज की, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है वेब ब्राउज़र के कैश में। ठीक है, अगर वहाँ पे वो पेज अवेलेबल है तो क्लाइंट को तुरंत वो पेज मिल जाएगा। अगर हमारे ब्राउज़र में वो पेज स्टोर नहीं है, हमारे ब्राउज़र के कैश में वो पेज स्टोर नहीं है, तो फिर हमारी रिक्वेस्ट जाती है आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास में। अगर वहाँ पे भी वो पेज अवेलेबल नहीं है तब फिर हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में जाते हैं जहाँ से हमारा कंटेंट आ रहा है। अगर वहाँ भी नहीं स्टोर है तो फिर हम ओरिजिनल सर्वर में जाते हैं और वहाँ से हमारी जो वेब पेज जो हमने रिक्वेस्ट की है वो वेब पेज हमारे पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरो बना है इसका मतलब यही हुआ कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और सबसे पहले हम जाएंगे कैशिंग सर्वर के पास में। अगर वहाँ पर हमें वो पेज मिल जाएगा तो हम यहीं से वापस आ जाएंगे और क्लाइंट को वो पेज दे देंगे। लेकिन अगर कैशिंग सर्वर में हमें वेब पेज नहीं मिलता है या डेटा नहीं मिलता है तो फिर हम जाएंगे ओरिजिनल सर्वर के पास में। ओके, तो इसके बाद इससे हर बार डेटाबेस से डेटा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे समय की बचत होती है। तो क्या होता है कि कोई ऐसी वेबसाइट होती है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैनवा में, तो कैनवा जो है मैं फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहा हूँ। तो कैनवा का जो बेसिक वेब पेज है, जो होम वेब पेज है, वो मेरे जो ब्राउज़र होगा उसके कैश में या तो मेरे आईएसपी के कैश में स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस वेब पेज को बार बार एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब भी मैं इस वेबसाइट को एक्सेस करूँगा तो तुरंत मेरे सिस्टम में लोड हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे बार बार सर्वर के पास, सर्वर के डेटाबेस से उस वेब पेज को नहीं लाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई नई वेबसाइट खोलूँगा जो कि मैं फ्रिक्वेंटली अपने सिस्टम में नहीं ओपन करता, तो उस वेबसाइट का जो डेटा होगा वो ना ही मेरे ब्राउज़र के कैश में होगा, ना ही आईएसपी में होगा, ना ही सीडीएन में होगा। ठीक है, तो उस वेब पेज को मुझे लाना पड़ेगा उसके ओरिजिनल सर्वर से। तो इसीलिए जब भी आप कोई एकदम नई वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो वेब पेज लोड होने में आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ऐसी वेबसाइट जो कि आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं वो आपके सिस्टम में तुरंत लोड हो जाती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी है कि इससे हर बार डेटाबेस से डेटा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डेटा आप कहाँ स्टोर है, आपके कैश में स्टोर है, कैशिंग सर्वर में स्टोर है। इसलिए समय की बचत होती है, क्योंकि हमें ओरिजिनल सर्वर के डेटाबेस को एक्सेस नहीं करना पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं तो उसका लोगो मतलब कि जैसे कि जब हम ये अमेज़ॉन हमने ओपन किया तो ये अमेज़ॉन का लोगो है। ठीक है, यहाँ पे उसका लोगो मेनू मतलब ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेनू है। और कुछ कॉमन आइटम्स कैश में सेव हो जाते हैं। कुछ कॉमन आइटम्स जैसे कि ये बैकग्राउंड हो गया, ये कलर हो गया, ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया वो कहाँ सेव हो जाता है, हमारे कैश में सेव हो जाता है, जिससे अगली बार वेबसाइट तेज़ी से खुलती है। ठीक है, तो कुछ जो कि कॉमन है, जैसे कि हम कितनी बार भी अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि लोगो हो गया, मेनू हो गया, ये कलर हो गया, ये इमेजेस, कुछ इमेजेस हो गए जो कि कॉमन है। ठीक है, तो वो हमारे कैश में सेव हो जाती हैं। तो जब भी हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हमें उन डिटेल्स को सर्वर से नहीं लाना पड़ता। सर्वर से हमें क्या लाना है, बस डेटा लाना है, क्योंकि ये डेटा जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। ठीक है, इनके नए नए ऑफर आते रहते हैं तो डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वही रहता है। ओके, तो इससे क्या होता है, वेबसाइट हमारी जल्दी लोड हो जाती है हमारे सिस्टम में। उसके बाद कैश को उपयोग करने के कुछ फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि सर्वर पर लोड कम हो जाता है, क्योंकि हमने डेटा को कहाँ स्टोर कर लिया, कैश में, तो हमें बार बार सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके नहीं जानी।
जल्दी डेटा उपलब्ध हो जाता है क्योंकि कैश में हमारे नज़दीक में डेटा है, तो इसलिए जल्दी डेटा उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फास्ट यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, फास्ट एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि डेटा कहाँ स्टोर है, हमारे नज़दीक स्टोर है। ठीक है, या तो हमारे सिस्टम में स्टोर है, कैश में, ब्राउज़र के कैश में स्टोर है, या तो ISP में, या तो CDN में। तो इससे क्या होता है, यूज़र का जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा हो जाता है कि यूज़र जो है देखता है कि वेबसाइट बढ़िया से ओपन हो रही है। उसके बाद जो अगली टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम वेब में डेटा एक्सेस को फास्ट और स्केलेबल कर सकते हैं, वो है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर यूज़र और मुख्य सर्वर के बीच एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, वो यूज़र और मुख्य सर्वर के बीच में मिडिल मैन की तरह काम करता है। मिडिल मैन मतलब कि अगर हमें सर्वर से बात करनी है तो पहले हमें प्रॉक्सी सर्वर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और प्रॉक्सी सर्वर हमारे बदले जो है सर्वर से बात करेगा। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर दोनों तरफ हो सकता है, यूज़र की तरफ भी हो सकता है और सर्वर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, जो मैंने इंटरनेट यहाँ पे बनाया है इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र द्वारा की गई रिक्वेस्ट पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर हमारे लोकल में भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट पे जाएगी और इंटरनेट के माध्यम से सर्वर में जाएगी। तो इस तरीके से अगर प्रॉक्सी सर्वर यूज़र के पास होता है तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर। और यही प्रॉक्सी सर्वर अगर इस तरफ होता, सर्वर के जस्ट पहले होता, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो फिलहाल डायग्राम में यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि यूज़र और सर्वर के बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर रहेगा। मतलब अगर हमें यूज़र से कम्युनिकेट करना है तो हम डायरेक्टली नहीं चाहे तो प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यह डेटा को फास्ट डिलीवर करता है और सर्वर के लोड को कम करता है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर उसी तरीके से है जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी बड़े आदमी से कम्युनिकेट करना है, जैसे किसी मंत्री से हमें कम्युनिकेट करना है, तो हम उस मंत्री से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते, उस मिनिस्टर से हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते, उसका PA होता है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट होता है, हम उससे कम्युनिकेट करते हैं। और पर्सनल असिस्टेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट सर्वर तक भेजने लायक है और कौन सी रिक्वेस्ट वो खुद से सर्व कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सर्वर का लोड कम कर देता है। तो वैसे ही होता है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, डायग्राम में ये यूज़र की तरफ बना हुआ है इसीलिए इसको हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहेंगे। अगर यही हमारा इस तरफ होता सर्वर की तरफ में तो हम इसको रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल के लिए जैसे स्कूल या ऑफिस के इंटरनेट नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल होता है जिससे सभी यूज़र को एक ही कॉपी जल्दी मिल सके। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने एक LAN बनाया है। ठीक है, हमारे LAN में बहुत सारे सिस्टम हैं। अब क्या करेंगे हम कि बहुत सारे सिस्टम को एक प्रॉक्सी से कनेक्ट कर देंगे। मतलब जब भी हमारी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगी तो प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से जाएगी। ठीक है, अब इस LAN में, इस ऑफिस में कुछ कंप्यूटर्स हैं, हम मान लेते हैं यहाँ 3 बने हैं, हम 30 मान लेते हैं, 30 कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 30 कंप्यूटर जो है किसी सर्वर से कोई वेब पेज रिक्वेस्ट करेंगे, तो जब भी कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के माध्यम से इंटरनेट पे जाएगी और फिर सर्वर पे जाएगी। ठीक है, तो हमारे प्रॉक्सी सर्वर को पता होगा कि ये जो LAN है जिसका मैं प्रॉक्सी हूँ, इसमें किस टाइप के पेजेस की रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैंने flipkart.com एक्सेस किया। ठीक है, flipkart.com, तो मेरी रिक्वेस्ट गई प्रॉक्सी सर्वर के पास, प्रॉक्सी सर्वर ने इंटरनेट पे भेजी और इंटरनेट से गई सर्वर के पास में। फ्लिपकार्ट का पेज आया प्रॉक्सी के पास में, प्रॉक्सी ने उस पेज को देखा, उसके कुछ डिटेल्स को स्टोर कर लिया और मुझे भी उसने फ्लिपकार्ट का पेज मुझे वापस दे दिया रिस्पॉन्स के रूप में। अब जो मेरे बगल में दूसरा जो बैठा है, जो दूसरा इंसान बैठा है, उसने भी मान लीजिए फ्लिपकार्ट का पेज ओपन किया मेरे बाद में, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को रिक्वेस्ट किया, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी प्रॉक्सी सर्वर के पास और प्रॉक्सी सर्वर देखेगा, बोलेगा अरे flipkart.com ये तो अभी मैंने मंगाया है पेज को, तो अब अगली बार जो है वो रिक्वेस्ट इंटरनेट में या सर्वर को नहीं भेजेगा, वो जो फ्लिपकार्ट का पेज अभी मंगाया था वही पेज को वो दे देगा इस क्लाइंट को भी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक ही कॉपी जल्दी मिल सकती है। मतलब कि एक वेबसाइट रिक्वेस्ट हुई और उसकी डिटेल्स प्रॉक्सी के पास है, अगर किसी और ने भी उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट की तो वो पेज जल्दी से उसके पास पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इंटरनेट को भी हम, इससे फास्ट एक्सेस होता है और सर्वर पे भी लोड कम हो जाता है। उसके बाद में
इसका लाभ क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर का कि फास्ट डिलीवरी होती है, क्योंकि अगर आप लोकली आपके पास प्रॉक्सी है तो बहुत सारे लोग सेम टाइप की वेबसाइट के सेम टाइप के कंटेंट को एक्सेस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको भी डेटा जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा लाभ है वो है सिक्योरिटी बेहतर। सिक्योरिटी क्यों बेहतर होती है? क्योंकि हम जो है इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, ठीक है। हमारे बदले इंटरनेट में रिक्वेस्ट भेज रहा है कौन? प्रॉक्सी भेज रहा है। तो बाहर इंटरनेट में कोई हमको डायरेक्टली नहीं पहचान रहा है, कोई हमको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। हम किसके माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं? प्रॉक्सी के माध्यम से। तो अगर बाहर कोई हैकर है, कोई इंट्रूडर है, तो उसको ये लगेगा कि ये जो प्रॉक्सी है ये क्लाइंट है, ठीक है, हमारी पहचान छुपी रहेगी। इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ से भी ये प्रॉक्सी सर्वर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद में सर्वर पर लोड कम हो जाता है, क्योंकि हमें एक ही टाइप की वेबसाइट या एक ही वेबसाइट को बार बार हमें सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। प्रॉक्सी सर्वर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है। उसके बाद में जो अगली टेक्नोलॉजी है जो कि हमें फास्ट और स्केलेबल डेटा एक्सेस में हेल्प करती है वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है? डेटाबेस में इंडेक्स का काम किताब के इंडेक्स जैसा होता है, जल्दी से जानकारी ढूंढने में मदद करता है। तो किताब में जो हमारा इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स पेज किताब में, तो उससे हम क्या करते हैं, इंडेक्स पेज में हम देख के समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक किस पेज में लिखा हुआ है, ठीक है। इंडेक्स वाला जो शुरुआत में पेज होता है टेबल ऑफ कंटेंट वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कौन से पेज में कौन सा टॉपिक है और डायरेक्टली हम उस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो वैसे ही काम करता है हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि डेटाबेस में तो बहुत सारा डेटा है, लेकिन एक अगर इंडेक्स बना लेंगे हम, तो उससे क्या होता है कि हम कौन सा डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, किस टाइप का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, उस सेक्शन में हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे अभी। इंडेक्सिंग से सर्च ऑपरेशन तेज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक आपके पास इंडेक्स वाला पेज है और हर इंडेक्स के रो में अलग अलग टेबल का जो है एड्रेस है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइप की डिटेल्स चाहिए, किसी पर्टिकुलर टाइप का डेटा चाहिए, तो हम सारे टेबल्स में सर्च नहीं करेंगे। जो डेटा हमारा जिस टेबल में होगा बस हम उस टेबल को ही सर्च करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, सर्च ऑपरेशन काफ़ी तेज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इंडेक्स ना होता तो हमें कोई डेटा ढूंढने के लिए इन सारे टेबल को सर्च करना पड़ता, लेकिन इस इंडेक्स की वजह से हम डेटा सिर्फ एक पर्टिकुलर टेबल में ही ढूंढेंगे। एग्जाम्पल के लिए जब आप अमेज़ॉन पर ब्लूटूथ ईयरफोन सर्च करते हैं, तो जैसे आपने अमेज़ॉन खोला amazon.com, आपने वहाँ पे ब्लूटूथ ईयरफोन सर्च किया, तो इंडेक्सिंग की वजह से हज़ारों प्रोडक्ट्स में से वही रिजल्ट तुरंत दिख जाता है जो आपकी सर्च से मेल खाते हैं। तो देखिए अमेज़ॉन की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो इसमें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं ना, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब आपने सर्च बॉक्स में ब्लूटूथ ईयरफोन लिखा तो आपको वो टेबल का डेटा मिल गया जिसमें ब्लूटूथ ईयरफोन्स ही हैं केवल, है ना। नहीं तो प्रोडक्ट तो इसमें हज़ारों हैं, लाखों प्रोडक्ट हैं, तो अगर लाखों प्रोडक्ट में से ढूंढना होता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन जब हम सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने से क्या हो रहा है कि हमें उस टेबल का कंटेंट मिल गया जिस टेबल में ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में सारे जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है उनकी डिटेल्स है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो सर्च रिजल्ट जो है हमें तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंडेक्सिंग से हम फास्ट डेटा एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में इंडेक्सिंग के लाभ क्या है, क्वेरी टाइम कम हो जाता है, ठीक है, कि आपने क्वेरी किया कोई डेटा के लिए तो बहुत ही कम समय में आपको डेटा उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद में बड़ी टेबल में भी तेज़ खोज कर सकते हैं कि आपके पास कितनी भी बड़ी टेबल है, आप उस टेबल को सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए कि इस सेक्शन में ये डेटा है, इस सेक्शन में डेटा है, तो उससे क्या होगा कि आपको सर्च करना आसान हो जाएगा। और उसके बाद डेटाबेस परफॉर्मेंस बेहतर होता है, डेटाबेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है इंडेक्सिंग से। उसके बाद में जो अगली टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे डेटा एक्सेस को, वेब से डेटा एक्सेस को जो है फास्ट और स्केलेबल बनाती है, वो है लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि जब बहुत सारे यूज़र एक साथ सर्वर को एक्सेस करते हैं तब लोड बैलेंसर ट्रैफिक को कई सर्वर में बांट देता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि बहुत सारे यूज़र हैं, वो इंटरनेट पर एक ही वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे यूज़र जो है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या गूगल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ। तो अगर एक ही सर्वर होता सर्व करने के लिए तो उस सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो क्या किया जाता है कि उस सर्वर की मल्टीपल कॉपीज़ बना दी जाती हैं, ठीक है। डेटा जो है सारा डेटा एक ही जगह नहीं रखा जाता, अलग अलग
जो है सर्वर्स में सेम डेटा रखा जाता है। तो जैसे कि और उनके पहले लोड बैलेंसर लगा दिया जाता है। तो रिक्वेस्ट आई बहुत सारी, तो लोड बैलेंसर का काम क्या होता है कि वो देखे कि कौन सा सर्वर है जो कि अभी थोड़ा खाली है, ठीक है, फ्री है, तो वो रिक्वेस्ट वो उस खाली सर्वर में भेज देता है, ठीक है। और जो सर्वर ज़्यादा बिजी होता है उस पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं करता है, ठीक है। लोड बैलेंसर का नाम से समझ में आ रहा है कि लोड को बैलेंस कर देता है, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट का लोड आ रहा है उसको बैलेंस कर देता है कौन, लोड बैलेंसर। तो उससे क्या होता है कि किसी भी सर्वर में ओवरलोड नहीं होता डेटा का या रिक्वेस्ट का। इससे कोई भी एक सर्वर ओवरलोड नहीं होता। तो लोड बैलेंसर की वजह से कोई भी एक सर्वर ओवरलोड नहीं होता, सब में बराबर रिक्वेस्ट जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म में त्योहारों के दौरान भारी ट्रैफिक आता है। जैसे कोई त्यौहार होता है, नवरात्रि हो गया, दिवाली हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि भारी ट्रैफिक आता है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, उसे संभालने में मदद करता है। जब भारी ट्रैफिक आया तो लोड बैलेंसर ने क्या कर दिया, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कि सब लोग बराबर बराबर रिक्वेस्ट को हैंडल करो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोड बैलेंसर हमारे डेटा एक्सेस को फास्ट बनाता है। कुछ लाभ है लोड बैलेंसर के, उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। कोई सर्वर ओवरलोड नहीं होता। लोड बैलेंसर अगर हम यूज़ करते हैं तो कोई सर्वर ओवरलोड नहीं होता। स्केलेबिलिटी में सुधार आता है कि मान लीजिए कि अगर हमें एक वेबसाइट को 100 यूज़र एक्सेस कर रहे हैं तो जो लोड बैलेंसर है वो एक ही सर्वर को दे सकता है काम। लेकिन अगर 1 करोड़ यूज़र एक्सेस कर रहे हैं उस वेबसाइट को, तो जो हमारा लोड बैलेंसर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सभी सर्वर्स में लोड को, जिससे स्केलेबिलिटी में सुधार होता है। स्केलेबिलिटी मतलब यही होता है कि कम यूज़र चाहे यूज़ करे चाहे ज़्यादा यूज़र यूज़ करे, जो सर्वर है हमारा वो ठीक से काम करे। उसके बाद ट्रैफिक का संतुलन होता है लोड बैलेंसर का यूज़ करने से। उसके बाद जो अगली टेक्नोलॉजी है जो कि फास्ट और स्केलेबल डेटा एक्सेस के लिए ज़रूरी है वो है क्यू। तो क्यू में क्या होता है कि जब एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं तो उन्हें एक क्रम में प्रोसेस करने के लिए क्यू का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने अभी समझा कि लोड बैलेंसर क्या कर रहा था, लोड बैलेंसर लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि एक सर्वर में अभी 500 रिक्वेस्ट हो या 1000 रिक्वेस्ट हो, ठीक है, या 100 रिक्वेस्ट हो। तो क्या होता है कि सर्वर के पास अपना एक क्यू होता है। तो क्यू से क्या होता है कि सारी जो रिक्वेस्ट होती हैं, सारी जो रिक्वेस्ट एक लाइन में लग जाती है। क्यू मतलब होता है लाइन। कितनी सारी रिक्वेस्ट आई तो सारी रिक्वेस्ट क्या हुई, एक लाइन से लग गई, ठीक है, क्यू में लग गई, ठीक है। क्यू मतलब होता है लाइन, सिंपल लाइन। तो अब लाइन में लग गई तो क्या हुआ, जो सर्वर है वो एक बार में एक रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, ठीक है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट क्यू में चली जाती है, इसलिए कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि आपकी रिक्वेस्ट ड्रॉप नहीं होती। अगर ये क्यू नहीं होता और कोई सर्वर फ्री नहीं होता तो आपकी रिक्वेस्ट क्या होती, ड्रॉप हो जाती, ठीक है। तो आपको फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती। लेकिन क्यू की वजह से क्या होता है कि वो गोल गोल घूमता रहता है ना, इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट की जो है वो क्यू में है। उसके बाद इससे सर्वर क्रैश नहीं होता और सबका काम धीरे धीरे पूरा हो जाता है। तो क्यू के होने से क्या होता है कि सर्वर क्रैश नहीं होता, क्योंकि एक बार में एक रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को पूरा किया, उसके बाद में दूसरी रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए जैसे एटीएम मशीन में लाइन लगती है वैसे ही सर्वर में भी क्यू लगती है ताकि सबको सेवा मिल सके। तो अगर एटीएम मशीन में हम जाते हैं पैसे निकालने के लिए और बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या करते हैं, लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, कि एक बार में एक जन जो है पैसे निकालेगा, बाकी लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्यू काम करता है। इसके लाभ क्या है कि सिस्टम क्रैश से बचाव हो जाता है। क्यू अगर नहीं होगा तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चलती रहती है, इसलिए यूज़र को लगता है कि हाँ मेरा काम अभी हो रहा है, तो यूज़र भी वेट करता है। उसके बाद स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है यूज़र को। स्मूथ एक्सपीरियंस मतलब होता है कि यूज़र ने रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, वेब पेज के लिए। अब यूज़र जो है अपना दूसरा काम कर लेगा जब तक में रिक्वेस्ट उसकी पूरी होगी, जब तक वेब पेज लोड हो रहा है, ठीक है। तो स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है किसको, यूज़र को, क्यू की वजह से। अब हम इन सारे टेक्नोलॉजीज़ को टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे हर एक टेक्नोलॉजी जो है स्पीड बढ़ाने में और स्केलेबिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो हमने समझी वो है कैश। तो कैश क्या करता है, डेटा तुरंत उपलब्ध करा देता है, तो उससे स्पीड बढ़ जाती है डेटा एक्सेस करने की, ठीक है। और स्केलेबिलिटी में कैसे मदद करता है कैश, लाखों यूजर्स तक बार बार वही डेटा जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सभी यूजर्स के कैश में डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। सारे यूजर्स के चाहे तो वेब ब्राउज़र में डेटा स्टोर हो गया या तो उनके आईएसपी के पास डेटा स्टोर हो गया। तो उससे क्या हुआ कि बार बार हमें सर्वर के पास नहीं जाना है। तो उससे क्या हुआ, लाखों यूजर्स को हम बार बार वो डेटा जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो
तो इसलिए कैश से जो होता है स्केलेबिलिटी इम्प्रूव होती है। उसके बाद में जो दूसरी टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी वो है प्रॉक्सी। तो नज़दीकी सर्वर से डेटा आ जाता है प्रॉक्सी का उपयोग करने से। जैसे कि हमने समझा था कि एक लैन में एक प्रॉक्सी है, तो उस प्रॉक्सी में ही क्या होता है कि काफ़ी सारे डेटा जो कि बाकी लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉक्सी होने से फ़ायदा क्या है, प्रॉक्सी होने से फ़ायदा ये है कि जैसे मुझे फ्लिपकार्ट ओपन करना है, लेकिन मैंने अपने सिस्टम में फ्लिपकार्ट कभी भी ओपन नहीं किया, लेकिन मेरे लैन में किसी ने तो ओपन किया होगा। तो जब हम फ्लिपकार्ट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे या अमेजोन के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो वेब पेज हमें सर्वर तक नहीं जाना पड़ेगा, वो वेब पेज हमें कहाँ मिल जाएगा, प्रॉक्सी में ही मिल जाएगा, ठीक है। सभी यूज़र्स को एक ही डेटा तुरंत मिल जाता है, ठीक है। इसलिए स्केलेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है हमारे सिस्टम की। इंडेक्सिंग कैसे हेल्प करता है, इंडेक्सिंग से हम तेज़ सर्च कर सकते हैं डेटाबेस में, और बड़े डेटाबेस में भी हम तेज़ी से डेटा को एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस अगर बड़ा हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम ज़्यादा यूज़र्स को एक साथ सर्व कर पा रहे हैं। उसके बाद लोड बैलेंसर स्पीड कैसे बढ़ाता है, लोड बैलेंसर कोई ओवरलोड नहीं होने देता किसी सिस्टम में, इसलिए सिस्टम जो है स्मूथली काम करते रहते हैं, और यूज़र लोड जो होता है वो संतुलित होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे अगर यूज़र्स भी आ गए तो भी उनकी रिक्वेस्ट जो है ड्रॉप नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हो कि हमारी स्केलेबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद में जो क्यू होता है, क्यू के कारण जो होता है वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, क्रमबद्ध प्रोसेसिंग होती है, तो उससे क्या होता है स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट ड्रॉप नहीं होती है। अगर क्यू नहीं होता तो हमारी रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाती, हमें फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती, ठीक है। तो उससे सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की वजह से क्या होता है स्पीड जो होती है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन क्यू की वजह से हमारी रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे पेंडिंग है सर्वर के पास में, तो उससे क्या है समय कम से कम लगेगा, मिनिमम समय लगेगा, ठीक है। और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं छूटती, इसके लिए स्केलेबिलिटी को ही बढ़ाता है कौन, क्यू, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने भी रिक्वेस्ट कर दी तो सबकी रिक्वेस्ट जो है वो लाइन में लगी हुई है, ओके। उसके बाद में अब हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को कुछ एनालॉजी से समझते हैं। एनालॉजी मतलब होता है कि इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कैश हो गया, तो कैश को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको अपने ऑफिस जाना है, ठीक है। तो अगर आप ऑफिस पहली बार जाएंगे, अपने जो आपने नया नया ज्वाइन किया, अपने ऑफिस पहली बार जा रहे हैं अपने, तो जब ऑफिस जाएंगे तो पहली बार आप गूगल मैप की सहायता से जाएंगे, या तो आप किसी से पूछ के जाएंगे। लेकिन आपको ऑफिस तो रोज़ जाना है, तो आप क्या करेंगे, एक बार दो बार आप गूगल मैप या किसी का सहारा लेंगे, लेकिन उसके बाद में आप उस रूट को, उस रास्ते को अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे, अपने कैश में स्टोर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रास्ते को, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने उस डिटेल को अपने कैश में स्टोर कर ली, और हमें बार बार जो है गूगल मैप को एक्सेस नहीं करना ऑफिस पहुंचने के लिए, ठीक है। आप रास्ता याद कर लेते हैं, वो कैश का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से प्रॉक्सी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एयरपोर्ट चेक इन काउंटर, ठीक है। जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो आप डायरेक्टली जाके पायलट से नहीं मिलते, ठीक है। वो पायलट जो है वो सर्वर है आपका, वो ही प्लेन चलाएगा, ठीक है। लेकिन आप पायलट के साथ प्लेन में बैठने से पहले आप जाते हैं काउंटर में, वहाँ पे चेक इन करते हैं। वो जो काउंटर होता है वो बताता है कि आपको प्लेन में चढ़ने देना है कि नहीं चढ़ने देना है, ये जो भी उसके पहले की प्रोसेसिंग है वो सब आपको करा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप उससे फास्ट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम जो हमारा समय होगा वो बचेगा, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्सिंग का जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है जैसे किताबों में इंडेक्स पेज होता है। उसके बाद लोड बैलेंसर, मल्टीपल टिकट काउंटर ओपन करा दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी स्टेशन में या बहुत भीड़ है, ठीक है, स्टेशन में बस स्टैंड में बहुत भीड़ है, तो क्या होता है कि मल्टीपल टिकट काउंटर ओपन करा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है लोड बैलेंस हो जाता है कि आप इस काउंटर में जाओ, आप इस काउंटर में जाओ, और सारे काउंटर में सेम काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो क्यू का एग्जाम्पल है वो एटीएम की लाइन है, जैसे कि हमने समझा था, ठीक है। तो जैसे क्यू में काम होता है कि सब लोग एक सीक्वेंस में, सारे जो रिक्वेस्ट हैं एक सीक्वेंस में लग जाते हैं, वैसे ही एटीएम की लाइन होती है, ठीक है। तो ये एनालॉजी है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है जिनसे हम इन टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके। उसके बाद में कंक्लूजन, आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा। आज की इस वीडियो में हम समझा कि फास्ट और स्केलेबल डेटा एक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि यूज़र एक्सपीरियंस की रीड है। तो अगर हमारा जो डेटा एक्सेस होगा वो फास्ट और स्केलेबल नहीं होगा तो यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब होगा। उसके बाद इन 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स की मदद से बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेल नहीं होते बल्कि फ्लो में चलते हैं, ठीक है। जो हमने 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़े हैं तो उनकी वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेल नहीं होते, बढ़िया चलते हैं।
अगर सिस्टम को तेज और भरोसेमंद बनाना है तो इन सभी तकनीकों का सही संतुलन बेहद ज़रूरी है। इसके बाद अब समय हो गया एक छोटे से क्विज़ का। तो इस क्विज़ में जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, आपको उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग सारे सवालों के जवाब खुद से भी बता पाएंगे। तो आज के इस क्विज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट में लोड बैलेंसर क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको वीडियो में। तो आप जो है इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं और इसका ऑप्शन जो है वो है कि ऑप्शन नंबर ए, सर्वर क्रैश को रोकने के लिए, प्रोडक्ट्स की कीमत कम करने के लिए, यूज़र का पासवर्ड चेंज करने के लिए, वेबसाइट का रंग बदलने के लिए। तो जो आज के इस क्विज़ का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है कि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लोड बैलेंसर ज़रूरी होता है क्योंकि हमें सर्वर क्रैश को रोकना होता है। ठीक है, तो सर्वर क्रैश को रोकने के लिए हमें लोड बैलेंसर ज़रूरी होता है बड़े प्लेटफॉर्म्स में। उसके बाद जो आज के इस क्विज़ का दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंडेक्सिंग का रियल लाइफ उदाहरण क्या है। तो इंडेक्सिंग का रियल लाइफ उदाहरण है किताब का कंटेंट पेज, टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो रियल लाइफ एग्जांपल है किसका, इंडेक्सिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किताब का कंटेंट पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रॉक्सी सर्वर कैसे सिक्योरिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर सिक्योरिटी कैसे बढ़ाता है, यूज़र को ब्लॉक करके, सिर्फ पासवर्ड स्टोर करके, डेटा हटाकर या सर्वर को छुपाकर। तो अगर आप लोगों को जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सर्वर को छुपाकर। तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो सर्वर को छुपा देता है जिससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सी सर्वर 2 तरह के होते हैं। अगर प्रॉक्सी सर्वर यूज़र की तरफ है तो उसको हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहेंगे, और अगर प्रॉक्सी सर्वर सर्वर की तरफ है तो हम उसको रिवर्स प्रॉक्सी कहेंगे। तो ये प्रॉक्सी सर्वर सर्वर की तरफ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सर्वर को हम छुपा सकते हैं, या क्लाइंट की तरफ है तो क्लाइंट को छुपा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। उसके बाद आज के इस क्विज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़र के नज़दीक डेटा को स्टोर करती है, यूज़र के नज़दीक। ठीक है, डेटा यूज़र के नज़दीक पहुंच जाता है। अगर आप लोगों को जवाब पता है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन है कि लोड बैलेंसर, कैश, क्यू और इंडेक्सिंग। तो हमने पढ़ा था कि जो कैश होता है, कैश सर्वर, वो क्या करता है कि डेटा को यूज़र के पास लेके आ जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है कैश। उसके बाद में आज के इस क्विज़ का जो आखिरी और 5वां क्वेश्चन है वो है कि प्रॉक्सी सर्वर से क्या लाभ मिलता है। प्रॉक्सी सर्वर का लाभ क्या है कि सिक्योरिटी कम होती है, स्लो एक्सेस, सिक्योरिटी और स्पीड बढ़ती है, और ये तो सभी गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो जवाब बहुत इजी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सिक्योरिटी और स्पीड बढ़ती है किसका यूज़ करने से, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करने से। ठीक है, तो आज के इस क्विज़ में बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चंस के जवाब सही बताए। और उसके बाद मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।